सो हेलो एवरीवन, दिस इज वन शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल द पॉलिटिकल गुरु। तो गाइस, काफ़ी दिन से आप लोगों को मैसेज आ रहे थे कि सर मैथ का पेपर जा चुका है, साइंस का पेपर जा चुका है, अब आ गया हमारा एसएसटी का पेपर। यानी 7 मार्च को आप लोगों का एसएसटी का पेपर है और मैं आप लोगों को लेके आने वाला हूँ 5 गेस्ट पेपर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि ये मान लेना कि 75 से 80% पेपर इन 5 गेस्ट पेपर से आने वाला है। वीडियोस आपकी रेगुलरली डे बाय डे, आज 2 तारीख है, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी वीडियो आती रहेगी। 5 गेस्ट पेपर आपके हम डालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गेस्ट पेपर को। तो ये हमारा गेस्ट पेपर 1 है 2025-26 के लिए। इस बार थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज किया गया है, जैसा कि आप लोग प्री बोर्ड दे चुके होंगे। तो 38 क्वेश्चन आपके इस बार आएंगे। जो आपके पेपर होगा वो 4 सेट में डिवाइड होगा। पहला होगा हिस्ट्री, दूसरा होगा आपका भूगोल, तीसरा होगा आपका पॉलिटिकल साइंस एंड थर्ड होगा आपका इकोनॉमिक्स। तो 4 सेट में आपका डिवाइड होगा पूरा पेपर। पहले की तरह नहीं कि एमसीक्यू हो गए फिर 2 नंबर के 3 नंबर, ऐसा नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, सेट वाइज डिवाइड होगा। हर एक सेक्शन इक्वल डिवाइड होगा, तो इसको आप पढ़ सकते हो रोक के। प्रॉपर्ली की बता रखा है, जैसे आपका 2 नंबर का है तो 40 शब्दों में आप लिखोगे, 3 नंबर का है तो 60 शब्दों में लिखोगे, है ना। वो तो थोड़ा सा होता है, वो आंसर राइटिंग की जब मैं वीडियो डालूंगा, अगर आपको आंसर राइटिंग चाहिए, देखिए सबसे मेन एसएसटी में आंसर राइटिंग भी है। अगर आपको आंसर राइटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए आंसर राइटिंग वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, 5 नंबर के लिए 120। तो जो भी होगा आंसर राइटिंग में हम देख लेंगे, आगे हम डालेंगे। अभी मैप की आंसर राइटिंग की वीडियो आती रहेंगी। गेस्ट पेपर तो आएगा ही आएगा, साथ में आपकी मैप की और आंसर राइटिंग की वीडियो भी हम डालेंगे, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक थे। तो देखिए हर एक चीज़ का, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से आया है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 से। यानी हमारा कौन सा चैप्टर, मुद्रण और संस्कृति वाले जो चैप्टर उससे आया है। और उसमें बुक का आपको बता रखा था कि कौन सी बुक, तो हमारी बुक ऑफ मार्बल्स। बुक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आएंगे, याद रखना। तो कौन थे लेखक, तो मोको पोलो। ये हमारा आंसर इसका है, याद रखना। जब भी मैं आपको कोई एमसीक्यू बताऊंगा उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे हम बात करते हैं 16वीं सदी के मध्य चेचक जैसी बीमारी निम्नलिखित किसके द्वारा अमेरिका पहुंची। देखिए बहुत हमारी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में आपकी 1.1, 1.2 एंड 1.3 आ रही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 1.3 से आया है कि क्या किसी जो चेचक बीमारी थी, एक संक्रमण बीमारी, वो हमारी अमेरिका कैसे पहुंची। तो देखिए यूरोप महाद्वीप के द्वारा एक बिना किसी हथियार के अमेरिका को अपना गुलाम बनाएगा, आपने स्टोरी पढ़ी होगी। तो किसके द्वारा पहुंची, हमारे स्पेनिश सैनिकों द्वारा। यूरोप तो एक महाद्वीप है, तो यूरोप में हमारा क्या स्पेन देश है, जिसमें उनके सैनिकों द्वारा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बीमारी को कहाँ ले जाया गया, अमेरिका ले जाएगा। अमेरिका महाद्वीप पे हमला किया गया। इस पूरे चैप्टर को आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो डाल दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सिल्क रूट का, जिसमें आप जानोगे कि प्राचीन काल में, केवल आधुनिक काल में नहीं, प्राचीन काल में भी कैसे भारत क्या था, व्यापार किया करता था। आगे हम बात करते हैं। देखिए आपका घटनाक्रम कर्म अनुसार लगाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे, याद रखना। एक बात में ध्यान रखना आज की, कि आपके एग्जाम में एक हिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो चैप्टर 1 से आए, भारत यूरोप में राष्ट्रवाद से आए, चाहे वो चैप्टर 2 से आए, बट आएगा कंफर्म। 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा आने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसको करने के लिए, तो आपके डेट्स का जो ज्ञान है, डेट्स को आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारा है बारदौली सत्याग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं 1928 में हमारा बारदौली सत्याग्रह किया गया था, किसके द्वारा, सरदार पटेल द्वारा। रॉयल टैक्ट गांधी द्वारा 1919 में, चंपारण 1917 में, और आपका खेड़ा 1918 में। तो कैसे लगाएंगे सीक्वेंस, तो पहले नंबर पर आ जाएगा हमारे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। देखिए इजी बहुत है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगा लो तो भी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों में बहुत गलती करते हैं और इन्हीं में बेसिक नंबर कटवाते हैं। लास्ट ईयर मैंने अपने बच्चों को बात समझाई और बहुत बच्चों ने स्कोर किया। कैसे, ये बेसिक गलती कम करके। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन संहिता संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बात करते हैं नेपोलियन संहिता 1804 में हमारी लाई गई थी नेपोलियन द्वारा।
जिसमें क्या क्या बातें की गई, तो देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। तो जन्म पे अधिकार विशेष जन्म आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, कि बिल्कुल सही बात है। नेपोलियन ने बात करी थी नेपोलियन कोर्ट में कि भैया क्या करेंगे, जन्म सिद्ध अधिकार को खत्म कर देंगे। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही बात है कि कानून के समक्ष समानता की बात करी थी नेपोलियन ने। तीसरा, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित बनाया, हाँ जी, उसने बोला कि संपत्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका भी ये भी सही है। लास्ट हमारा किसान और जागीरदार शुल्क लगाना, तो ये वाली बात हमारी गलत है। तो यानी हमारे कौन से तथ्य ठीक है, तो हमारे ऊपर के 3 तथ्य ठीक है, नेपोलियन सही था इस पे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, हमारे हिस्ट्री में 4 एमसीक्यू आने वाले हैं और चारों को आप ध्यान से देखिए। एमसीक्यू उसको बहुत ध्यान से कर लो, क्योंकि हो सकता है कि यही एमसीक्यू के आपके एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान रखना इस चीज का। आगे बात करते हैं। आगे हमारा आता है एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से है। तो देखते जाए क्या क्वेश्चन है। सिल्क रूट पूर्व आधुनिक काल में जीवन और व्यापार संस्कृति संबंधों का एक अच्छा उदाहरण था, जो दुनिया को दूर दूर के हिस्सों को जोड़ता था। इस कथन को किसी भी 2 उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है जी। देखिए अब क्या है, मैं इस क्वेश्चंस के जो आंसर आपको बता सकता हूँ, भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आपको प्रॉपर जो आंसर जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे वो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली इसकी आंसर की पीडीएफ जो आपको भेज दूंगा, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। तो देखते जरा। तो देखिए सिल्क रूट की हम बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि प्राचीन काल में केवल हम व्यापार करना सीखे, तो ऐसा नहीं है। आधुनिक काल में हम प्राचीन काल से व्यापार करते आ रहे हैं, और प्राचीन काल का हमारा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा था, सिल्क रूट। सिल्क रूट एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, जिसपे हम लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। जैसे हम बात करें, इसमें 2 उदाहरण की बात करी गई है कि किस प्रकार हमने जो अच्छे संबंध है उसको स्थापित किया दुनिया में। तो जैसे हम बात करें मसालों की बात करें, भारत अपने मसालों का, भारत उसमें मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है, पर प्राचीन काल में बहुत था। अपने कपड़ों के लिए, है ना, भारत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारत इसके बदले सोना चांदी लिया करता था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि सिल्क रूट प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था हमारे लिए, जो व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और हमें उससे जोड़ता था, पूरी दुनिया जोड़ता था। और हम बात करें इसमें उदाहरण आप मसालों का दे सकते हो कि मसाले वगैरह हम लोग कई प्रकार से हम क्या थे, सिल्क रूट के माध्यम से जुड़े हुए थे पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी, याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं, बट हाँ तरीके से अगर आपको कोई आंसर चाहिए प्रॉपर्ली तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत ऐतिहासिक मार्ग था, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था हमारे लिए, क्या, सिल्क रूट। चलिए आगे बात करते हैं। एक हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको शायद और भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम के लिए। ये दोनों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, तो ध्यान रखना। तो पहले बात करें जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं। देखिए जर्मनी हमारा क्या था, 39 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था। तो उसको क्या करना था, हमें एकीकृत करना था, एक जगह करना था। तो अब क्या किया जाए, तो इसके बाद हमारे जो पर्शिया थे, पर्शिया क्या था, इन 39 स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट था, जिसके हमारे किंग थे कौन, ओटोमन बिस्मार्क। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, बोला कि मैं करूँ जर्मनी की एकीकरण। उन्होंने जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया और काफ़ी उन्होंने युद्ध लड़े, उन्होंने 3 कंट्री के साथ युद्ध लड़े, और युद्ध लड़के फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी को एकीकृत कर दिया। और हमारे यहाँ पर जो केसर विलियम फर्स्ट थे, हमारे फर्स्ट लीडर बने जर्मनी के। इसी तरीके से हमारे इटली का था, इटली भी हमारा 7 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था। और हमारे यहाँ पर ट्राई किया गया कि इटली का एकीकरण कर दिया जाए, जिसमें मेन जो नाम आता है वो आता है जुत्सुबे मैत्सनी का। जुत्सुबे मैत्सनी हमारे मेन थे, जिन्होंने इसका प्रस्ताव लाए और उसमें पारित किया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया, जिसमें इटली को एकीकृत किया गया, यानी डिवाइडेड था उसको एक पहचान में लाना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को एक कर दें। एक करने का मतलब उसकी खुद की पहचान हो। जैसे भारत था, तो भारत पहले एक नहीं था, भारत बटा हुआ था पाकिस्तान में, रजवाड़ों में, है ना, बट भारत को 1947 में एक कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, इटली को, जर्मनी को एक कर दिया, ताकि हम क्या कर सके, उनको आगे लेके जा सके, उनकी खुद की पहचान बना सके। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 मार्क्स का होगा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए गांधी जी की अगर हम बात करें तो 1915 में, गांधी जी का ना पूरी जानकारी आपको पता नहीं चाहिए, तो 1915 में
हमारे गांधी जी कहाँ से, साउथ अफ्रीका से भारत वापसी आए। भारत आते उन्होंने देखा कि कैसे भारत की लोगों की स्थिति बड़ी खराब थी, तो उन्होंने हमारे 3 सत्याग्रह किए थे स्टार्टिंग के, आपको पता होना चाहिए। 1917 में हमारा चंपारण किया गया था, 1918 में हमारा खेड़ा किया गया था, और 1918 में आपका अहमदाबाद मजदूरों के लिए किया गया था, मील मजदूर के लिए, जो बोनस से और हमारे चीज़ों को लेकर था कि भाई उनकी स्थिति ठीक नहीं थी काम की, उनको प्रॉपरली वेजेस नहीं दी जाती थी, उनकी प्रॉपर आय नहीं दी जाती थी जो वो काम कर रहे थे। तो ये समस्या थी। इसी के बाद गांधी जी के तीनों जो सत्याग्रह थे वो सफल हो गए। तो गांधी जी को लगा कि यार अगर ये सत्याग्रह सफल हो चुके हैं तो हम कोई ऐसे सत्याग्रह की स्थापना करते हैं जो हमारा क्या है, हमारा एक जन सत्याग्रह, यानी एक ऐसा सत्याग्रह जिसमें सभी लोग शामिल हो, सभी क्या होंगे, शामिल होंगे। तो उसकी बात करी गांधी जी ने। तो उसी के बाद गांधी जी ने किसको स्टार्ट किया, असहयोग को स्टार्ट किया। कब किया असहयोग को स्टार्ट, तो 1920 में। याद रखने वाली बात है, गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन को। इसमें गांधी जी ने बोला कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि जितना भी आपने सहयोग किया अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे और हम सहयोग छोड़ देंगे, यानी टीचर पढ़ाना छोड़ दे, बच्चे पढ़ना छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे, हर एक व्यक्ति अपना काम छोड़ दे। अगर हर एक व्यक्ति अपना काम छोड़ देगा तो अंग्रेज भारत में रुकेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अगर उन्हें भारत से लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्या वो भारत में रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। गांधी जी एक बहुत बड़े हमारे लीडर थे, हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरक थे, जिन्होंने भारत के लोगों को प्रेरित किया कि आप सत्याग्रह करो। वो प्रेरित करते थे और बाद में अंग्रेजों ने जेल में डाला, क्योंकि लीडर थे, उन्हें जेल में डाला। उनकी बातें, उनकी चीज़ें हमारे दिलों में आज भी हैं। आज भी हम उनका सोचते हैं तो उनका कितना योगदान हमारे जीवन में है। तो इसमें आप बता सकते हो कि हमने क्या करा, सहयोग करना छोड़ दिया, पहले आप बताओगे। दूसरा आप बताओगे कि विदेशी वस्तु, गांधी जी ने प्रमोट किया यहाँ पर खादी को। किसको, खादी। गांधी जी ने यहाँ पर किस चीज को प्रमोट किया, मुख्य रूप से खादी को प्रमोट किया कि हम लोग क्या करेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे, यानी कि विदेशी वस्तु की क्या करेगी, होली जलाएगी। होली है ना, जलाते हैं, होली जलाएगी। और लोगों ने क्या किया, महिलाओं ने शराब की दुकानों का आंदोलन किए, विदेश शराब की दुकानों के आगे। तो ये सारी बातें हमारी असहयोग के अंदर आप लिख सकते हो प्रॉपर्ली। आप इसे 5 नंबर का क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली देखिए। 5 नंबर कोई क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया, भूमिका दी, भूमिका। उसके बाद फिर आप लिखोगे क्या, जो आपकी बॉडी है, जो भी आपका सारा क्या है, सार है। उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे आप निष्कर्ष। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, याद रखना। पहला आपका क्या है, बॉडी, फिर आपका क्या है, सार, और फिर आपका क्या, हमारा जो मुख्य रूप से हम बात करें क्या मुख्य रूप से हम बात करें आपकी निष्कर्ष। 5 नंबर क्वेश्चन में आप इसे लिख सकते हो प्रॉपर्ली, जैसे मैं आपको बताया इस चीज में। अगली बात करें, सविनय विज्ञान आंदोलन में भारत किस प्रकार सभी समुदाय और एक लाभ लाने का समर्थन रहा, उदाहरण से स्पष्ट करें। देखिए गांधी जी ने 1920 में से स्टार्ट किया था हमारा इसको, बट 1922 में हमारा ये समाप्त हो गया था, क्योंकि चोरी चोरी हत्याकांड हो गया था, आप लोगों को पता होगा, जिस कारण हमारा इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये हमारा सफल नहीं हो पाया। इसी के बाद गांधी ने सविनय विज्ञान को स्टार्ट किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि भारत में हर एक समुदाय को साथ लाना। अब गांधी जी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि भारत में हर एक समुदाय को साथ कैसे लाया जाए। तो गांधी जी की नजर आती है एक चीज की तरफ, क्या, नमक। तो सविनय विज्ञ जो आंदोलन थी उसकी शुरुआत जो है गांधी जी ने नमक से की, कि हम लोग क्या करेंगे, जो नमक पे अंग्रेजों ने क्या लगा रखा है, कर लगा रखा है, उसकी समाप्ति करेंगे। और किसकी स्थापना करेंगे, हम लोग नमक से कर हटाएंगे। क्यों बोला, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका उपभोग, जिसको हमारे अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं। हर एक व्यक्ति ने हमारे इसको समर्थन दिया, हर एक समुदाय ने इसका सविनय विज्ञान को समर्थन किया, ताकि हम लोग अपने देश को आज़ाद करा सके। इसकी स्थापना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में नमक मार्च के साथ हुई थी, और साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गांधी जी द्वारा। और इस आंदोलन में बहुत तेजी से हमारे लोगों ने समर्थन दिया। महिला, बच्चे, पुरुष, हर व्यापारी, हर एक वर्ग ने इसमें सविनय विज्ञान आंदोलन में क्या दिया, अपना समर्थन देने का ट्राई किया, और नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने हमारे नमक कानून को तोड़ा। इसी के बाद हमारा सविनय विज्ञान आंदोलन सफल हो पाया। तो बहुत महत्वपूर्ण था, और हर एक समुदाय को पास लाने में सविनय विज्ञान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका हमारी भारत में रही है, याद रखने वाली बात है। तो हमारे 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं, अब हमारा एक पैसेज आएगा,
तो ये पैसेज हमारा कौन से चैप्टर, देखो कभी पैसेज आए ना तो याद रखना पहले देखो पैसेज कौन से चैप्टर का, क्योंकि पैसेज में आंसर आपको नहीं मिलेंगे। कई बच्चों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर पैसेज में हमें आंसर ही नहीं मिल पाए, तो पैसेज में कभी आंसर होते ही नहीं है रियलिटी में, ये आपको सिर्फ दिखाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कौन से चैप्टर से है। तो चैप्टर नंबर 5 से आपका ये आया है प्रकाशन के नए रूप, तो इसको आप पोस्ट करके पढ़ लेना प्रॉपर्ली। हम प्रॉपर्ली इसके देख लेते हैं इसके आंसर्स पे, सॉरी हम इसके आंसर्स पे आए थे एक बार। तो बात करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन 8.1 हमारा है, प्रिंटिंग के तरीके के विकास और दृश्य संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर आपको देखिए सबसे मेन है, पहले हम इसको पढ़ ले चलो एक बार। तो 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरीकी दृश्य संस्कृति का आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई प्रकृति अब बड़ी आसानी से बनती जा रही थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उभारने वाली गरीब दस्तकारों ने हमारे यहाँ पे के लाइटर प्रेस छापे खानों के करीब करीब अपनी दुकानें लगाई, है ना। प्रॉपर्ली इसमें क्या बता रखा है प्रॉपर्ली कि कैसे प्रकाशन का हमारे यहाँ पर शुरुआत हुई और कैसे कैसे उसमें शुरुआत की गई। राजा रवि वर्मा ने भारत में कला साहित्य को कैसे प्रभावित किया, तो इसमें आप प्रॉपर्ली बता सकते हो कि राजा रवि वर्मा का क्या क्या योगदान था, उन्होंने क्या किया आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई, है ना। चीज़ आप बता सकते हो कि कैसे कैसे उनका योगदान हमारा रहा है। दृश्य संस्कृति 19वीं सदी के अंत में सामाजिक पृष्ठदर्शी और संस्कृति कैसे आकार दिया, वो सारी चीज़ें आप देख लेना प्रॉपर्ली। अगर आपको प्रॉपर्ली इसके जो आंसर चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्ली इसके जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का ही आपका एक सेट का ही है, तो याद रखना हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको भेज दूंगा। पैसेज देखिए, पैसेज पे हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी पूरा पेपर है, तो इसलिए पैसेज का आप जो है क्वेश्चन देख लो और आंसर्स में आपको प्रॉपर्ली आप इसको पढ़ कर ट्राई करो और आंसर्स हम देखेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 2 नंबर का एक मैप आएगा जिसमें हमारे चिन्ह ए, देखिए हिस्ट्री का जो मैप है बहुत आसान है। मैं आपको मैप वाली वीडियो में 7 मैप कराऊंगा सिर्फ हिस्ट्री के, उन्हीं में से आपके कोई 2 मैप आ जाएंगे, तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी ने नील की खेती करने के लिए वाले किसानों के लिए सत्याग्रह किया, तो कौन सा भैया 1917 में हमारे चंपारण में किया गया था। तो जहाँ भी आपका चंपारण दिखे आप मैप पे लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहाँ तोड़ा था भैया, हमारे समुद्र के तट पर तोड़ा था, तो आपका 1930 में तोड़ा गया। डेट लिखनी नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको आपके फैक्ट की नॉलेज जो अच्छी रहे। देखिए डेट जितनी आपकी पता होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा सेक्शन नंबर 1A खत्म हो गया है जो 20 मार्क्स का था। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर B पे, खंड ख भूगोल 20 नंबर। तो बात करते हैं, पहला बात करते हैं। देखिए अब MCQ आएंगे दोबारा। अब इस बार यही है कि आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोग कैसे, क्योंकि और याद रखना एक चीज़, एक लास्ट में मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लास्ट में बताऊंगा वो चीज़, तो लास्ट तक वीडियो को आप तो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो गलती कर दी तो शायद आपकी कॉपी चेक भी ना हो, शायद आपकी कॉपी डिस्क्वालीफाई कर दिया CBSE द्वारा, तो याद रखना। तो बात करते हैं 10वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। तो ये भैया इसकी सिंपल सा आंसर है हमारा कौन सा, लैटराइट मृदा जो हमारी वो कौन से हमारे उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, हमारे उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं फसल को लेकर। विकास उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसका राज्य उस खरीफ फसल का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग खाद्य और चारा दोनों के लिए रूप में किया जाता है, तो उसका नाम बताइए। तो भैया कौन सा हमारा, मक्का। B मक्का जो हमारी कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है और हमारे खाद्यान्न के खाने के लिए और चारों के लिए दोनों के लिए हमारे काम आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिए तो परंपरागत है हमारा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परंपरागत है हमारा कोयला हमारा परंपरागत है, तो हमारा इसका हो जाएगा D भूतापीय ऊर्जा जो हमारा, ये हमारा क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है किसका, ऊर्जा का। आगे हम बात करते हैं, वर्षा जल संग्रहण के लिए टाका निम्नलिखित किस राज्य का प्रमुखता हमारा क्या है, प्रचलित है। देखिए चैप्टर देख लेते हैं एक बार, मैं चैप्टर का बता रहा था आप लोगों को। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से लास्ट टॉपिक मृदा संसाधन विकास से, ये हमारा चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 4 से कृषि वाले चैप्टर से हमारा ये चैप्टर नंबर हमारा किससे, चैप्टर नंबर 6 से,
ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से है। हाँ, तो इसमें हम बात कर रहे थे, साथ साथ चैप्टर में पता रहना चाहिए। देखो सबसे मेन ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, होता किस चैप्टर का कुछ और सोच के कुछ और कर जाते हैं, तो ध्यान रखना कि चैप्टर पता होना चाहिए हर एक उसका। तो टाका की मुख्य रूप से आपको यहाँ बात करी गई है कि टाका हमारा मुख्य रूप से कहाँ है, तो बेसिकली जहाँ पर शुष्क एरिया है, शुष्क इसमें क्या है, राजस्थान। जहाँ पर शुष्क यानी जहाँ पानी की थोड़ी कमी है, तो हमारा राजस्थान। आगे हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को आवासों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ लागू किया गया। देखिए भारतीय वन अधिनियम कौन सा लाया गया था, 1972 में हमारा क्या लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, ताकि हम वनों को संरक्षित कर सके, वनों को बचा सके। आगे अगला क्वेश्चन हमारा आता है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस खनिज का सार्वजनिक उत्पादन झारखंड में अवस्थित जिले में होता है। बेसिकली भाई तो हमारा कौन सा है, इसका है हमारा अभग, यानी चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 से हमारा है ज्योग्राफी के, और अभग इसका आंसर है। एमसीक्यू हमारे खत्म होगा, इसमें थोड़े एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पर डेट्स भी पूछी गई है ना, बेसिक, और याद रखना इसमें से भी आपके एमसीक्यू डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से इनके आंसर्स को आप देख लेना। आगे हम बात करते हैं 16वां क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, प्रारंभिक निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि के बीच अंतर। देखिए कृषि वाले चैप्टर से हमारा यह है चैप्टर नंबर 4 से कि निर्वाह कृषि, तो सिंपल सी बात है कि निर्वाह कृषि यानी जीवन निर्वाह के लिए की जाने कृषि हमारी निर्वाह कृषि कहलाती है। और वहीं हम बात करें वाणिज्यिक, तो भैया व्यापार के लिए की जाने वाली हमारी जो कृषि है वो क्या है, हमारी वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, जो व्यापार के लिए की जाती है मुख्य रूप से, जिसके लिए हमारा मुख्य रूप से निर्वाह के लिए छोटी भूमि से, आप बताओ छोटी भूमि में की जाती है नॉर्मली, ये बड़ी भूमि में भी की जाती है। इसमें हमारे कई फसलें, जैसे हम बात करें हमने एक मौसम में हमने क्या गेहूँ उगा ली, दूसरे हमने चावल उगा ली, तीसरे हमने गन्ना उगा लिया, ताकि हम ना निर्वाह कर सकें। वहीं इसमें हम मुख्य रूप से एक फसल पर ध्यान देंगे ताकि अधिक से अधिक लाभ कमा सके। जैसे हम गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ को एक बड़ी मात्रा में उगाएंगे ताकि हम अधिक से अधिक से लाभ कमा सके। तो 2 नंबर का है, तो ज़्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं है। इसकी प्रॉपर्ली जो आंसर का मैं कम से कम 5-6 पॉइंट का मेरे पास है, तो मैं आपको पूरा भेज दूंगा, चिंता ना करो। पूरा जो आपके आंसर से, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, खाली आंसर्स में प्रॉपर्ली है, आप बस नीचे एक बार लिख देना कि आंसर की वीडियो सेंड कर दो। जिस बच्चे का मैसेज आएगा, आप या तो इंस्टाग्राम पे, देखो इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है द पॉलिटिकल गुरु, उस पर आपको डायरेक्टली मैं पीडीएफ सेंड कर दो। आप लोग मुझे मैसेज कर देना द पॉलिटिकल ग्रुप पे, मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ सेंड कर दूँ पूरे आंसर्स की। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें एक 5 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो 2+5 यानी क्या है, तो वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए उद्योगों की भूमिका। अब ये आपका 2 नंबर का है, और इसके रोकथाम। कई बच्चे क्या करते हैं, भूमिका पे ही आपका पूरा टाइम लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर्ली 2 नंबर कैसे लिखना है, 3 नंबर कैसे। तो देखते हैं वायु प्रदूषण। पहले बताओ वायु प्रदूषण क्या होता है, कि जो हमारा आजकल हो रहा है, अब तो दिल्ली जैसे शहरों में हम रहते हैं, तो वायु प्रदूषण हमारे लिए आम बात है। AQI कितना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी दिल्ली का। तो वायु प्रदूषण में वृद्धि हमारे यहाँ पर उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। उद्योग हमारे बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं, हमारे वायु प्रदूषित करते जा रहे हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे लिए हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसको रोकथाम के लिए तो हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करें, CNG का प्रयोग करें। कम से कम हम ट्राई करें कि उद्योग जितने, देखो उद्योग चलाएं देश के लिए तो महत्वपूर्ण है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि देश के लिए उद्योग बंद कर दो, नहीं, बट उद्योगों का कम से कम यूज़ है ना, अननेसेसरी यूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि आप बिना मतलब के उद्योगों का यूज़ कर रहे हो, है ना। जो जहाँ तक हम लिमिटेशन कर सकते हैं वहाँ तक क्या करें, उद्योगों को कम वो यूज़ करें, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। क्योंकि देखो पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वही अगला चैप्टर वही है, अगला क्वेश्चन वही है, पर्यावरणीय निम्नीकरण के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत NPPC द्वारा किए गए उपाय की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सी बात आपकी की गई है कि कैसे हमारे यहाँ पर एक योजना लाई गई थी जिसके द्वारा क्या किया गया, पर्यावरण बचाने की बात करी गई थी। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा संसाधन है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। आप दिल्ली की स्थिति देख रहे हो, AQI हमारा कितना, AQI हमारा 800 तक पहुँच रहा है। उधर ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं दिखाती गवर्नमेंट, बट AQI 800 पहुँच रहा है। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। तो इसके लिए हमारे लिए एक योजना लाई गई थी जिसमें हमने पर्यावरण संरक्षण की बात करी थी, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सके, पर्यावरण को क्या कर सके, बचा सके, और सतत विकास की मुख्य रूप से बात करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सके, हम चीज़ों को बचा सके, चीज़ों को आगे लेके जा सके।
तो 5 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसको आप प्रॉपर्ली, मैंने जैसे बताया 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप तरीका लिखोगे तो भूमिका, बॉडी और निष्कर्ष प्रॉपर्ली अगर आप लिखोगे तरीके से, उसके बारे में बताओगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा दोबारा एक पैसेज आ चुका है, ये हमारा प्रॉपर्ली चैप्टर नंबर 1 से आया है, संसाधन संरक्षण। संसाधन किस प्रकार विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन विवेकी उपयोग। आज हम अत्यधिक यूज करते जा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण समस्या पैदा होती जा रही है। इन समस्या से बचने के लिए विभिन्न स्तरों की समाधान संरक्षण आवश्यकता की भूतकाल से संबंधित संरक्षण बहुत नेताओं और चिंता के लिए विषय बन रहा है ना। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर चिंता जताते हुए व्यक्त किया कि हमारे पास संसाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। गांधी ने एक बात बोली कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण नुकसान क्यों हो रहा है, पहले हम अपना विकास नहीं करते थे, अब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें लालच ज़्यादा आ चुका है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हाश की लालची स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वह अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनका स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के उत्पादन पर पक्षपात थे। बेसिकली उन्होंने बोला गांधी जी ने कि भैया हम इसको रोकें। तो संसाधन नियोजन क्या है कि बेसिकली ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम संसाधनों का क्या करें, नियोजन करें, प्लानिंग करें। जैसे हम कभी भी अब स्टडी आप पढ़ते हो उसका प्लानिंग करते हो ना तो संसाधनों का हम प्लानिंग करें, उसे यूज़ करने से पहले, क्योंकि हमारे लिए लिमिटेड संसाधन। जैसे हम बात करें पेट्रोल की, अगर आपने कहा पेट्रोल यूज़ कर लिया तो क्या आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, नहीं, तो उसे लिमिटेड यूज़ करो। दूसरा, संसाधन संरक्षण के लिए क्यों आवश्यक है, तो भैया अगर संसाधन नहीं होंगे तो फिर हम जीवन यापन कैसे करेंगे। तो संसाधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें संसाधनों की बचाने की आवश्यकता है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि संसाधन हमारे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत है, लेकिन किसी लालच संतुष्टि के नहीं, किन्हीं 2 कारणों को बताइए। तो गांधी जी ने बोला क्योंकि आज हमारा लालच जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। आज हम दिन प्रतिदिन लालच हमारा बढ़ता जा रहा है, किसको लेकर, संसाधनों को लेकर। आज हम अत्यधिक दोहन करते हैं संसाधनों का, जिस कारण हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना हमारा देश कर रहा है। आज हम इननेसेसरी उद्योगों का विकास है ना, जो नहीं होना चाहिए। आज हम अगर हम गाड़ी की बात करें तो दिल्ली में आप देखते हो कि कितनी गाड़ी चलती हैं, तो कितना पोल्यूशन हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर उत्पन्न होती जा रही है। आगे हम बात करें, देखिए अब आता है 19वां क्वेश्चन, मैप देखते ही मुझे लास्ट ईयर के बच्चों की स्थिति याद आती है, जो मेरे पास नहीं पढ़े या मेरे चैनल से नहीं पढ़े थे। उन्होंने क्या किया, ऐसा जो नॉर्मल मैप है मैंने आपको करा दिया और बच्चों ने कर लिया, बट इस पिछली बार नॉर्मल क्वेश्चन मैप आया नहीं एग्जाम में। ये तो चलो इजी पेपर है, गैस पेपर 1 है, तो अभी तो हमने बहुत सिंपल डाला है कि आपका कॉफ़ी उत्पादन के लिए अंग्रेजी राज्य कौन सा है, तो आपको कौन सा है बताओ जरा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉफ़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा राज्य है हमारे लिए। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है, या आप कमेंट में मुझे बताओगे कॉफ़ी के लिए सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। दुर्ग आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, कोची, प्रमुख और आपका अंतर्राष्ट्रीय। इसमें से देखो ये चैप्टर तो आपका 7 चैप्टर है और ये आपका पर्टिकुलर मैप के लिए ही है, तो याद रखना इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि सर क्या कि इसमें से एक चैप्टर आएगा तो मैं आपको मैप की पूरा कराऊंगा और उसमें के बाहर कुछ नहीं आएगा। याद रखने वाली बात सिंपल सी है, ठीक है। और भी तरीके के हम मैप करेंगे। अभी मैं लास्ट में ट्राई करूंगा आपको मैप खोल के प्रॉपर्ली मैप से भी करा दूँ कहाँ कहाँ स्थित है, और प्रॉपर्ली मैप वाली वीडियो में तो हम प्रॉपर्ली कर लेंगे हर तरीके से। मैंने बताया लास्ट में थोड़ा टफ आया था मैप, तो बच्चों के काफ़ी मार्क्स कर, हमारे बच्चों को नहीं कर देते, क्यों, क्योंकि हमने उस तरीके से मैप भी किया हुआ था, हमें पता है कैसे कैसे एग्जाम आता है ना। तो आगे बात करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे लास्ट ईयर बच्चों के कितने नंबर आए हैं सोशल साइंस में। चलिए, तो हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन भी खत्म हुआ। अब आता है खंड ग, राजनीति विज्ञान, 20 नंबर का होगा हमारा ये भी। पहला MCQ इसमें हमारा आएगा 20वां क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका में निम्नलिखित कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था। तो देखिए हमारे 2 समुदाय थे, एक था हमारा कौन सा सिंगली और एक था हमारा तमिल। तो कौन सा, तो हमारे 74% हमारे कौन थे, सिंगली थे। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंगली इसका आंसर हो जाएगा। सत्ता का उद्वर्धन चैप्टर नंबर 1 से हमारा ये आया है, सत्ता का उद्वर्धन वितरण। तो सत्ता का देखिए, सत्ता हम बात करें भारत में क्या है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, भी चैप्टर 1 से ही है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर सत्ता क्या है, डिवाइडेड कर रखी है। तो एक है उद्वर्धन, एक है हमारा क्षैतिज वितरण। आपका MCQ में आया है वैसे तो, और आपका उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन आंसर्स में। तो कौन सी इसका आंसर हमारा हो जाएगा, D, सरकार के विभिन्न स्तरों की, यानी हमारी कौन सी सरकार, केंद्र सरकार
राज्य सरकार, और आपकी जिला सरकार, ठीक है ना। और वो हमारा 36 वाले में क्या है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, याद रखना। कई बार बच्चे इसमें उल्टा कर जाते हैं, नंबर कट जाते हैं, तो आपको हमारा है इसका डी। अगला, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। देखिए हमारे यहाँ पर 3 दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। तो हमारा एक दलीय है चाइना में, 2 दलीय में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, यह है 2 दलीय वाली व्यवस्था। और अब बहुदलीय हमारा है भारत, जैसे भारत में बहुदलीय है ना, भारत की हम बात कर लें, और हम बात कर लें किसकी, भारत की हम बात कर लें, और हम बात कर लें आपकी रशिया की। इनमें बहुदलीय यानी बहुत सारे दल है, एक दलीय यानी एक दल। कौन सा दल है सर चाइना में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक दल है सिर्फ हमारा। आगे हम बात करते हैं बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, किसी वे में आ सकता है, और इसमें बच्चे 99% गलत करके आते हैं एग्जाम में, ये बात मैंने देखी जाती है। तो देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, उड़िया। तो देखिए उड़िया का हमारा दे रखा है, गढ़वाली का दे रखा है, राजस्थानी का दे रखा है। हरियाणवी भाषा हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेज में नहीं है। अगर आपने 22 लैंग्वेज आपको नहीं पता, एक बार 22 लैंग्वेज को एग्जाम में देखे जाना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं हरियाणवी सोचते हैं कि हरियाणा तो यही है दिल्ली के पास, तो हरियाणवी होगी, नहीं। हरियाणवी भाषा आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज 22 में नहीं है। तो 22 लैंग्वेज को एक बार आप जो 8वीं अनुसूची में दी गई है भारत संविधान की कि हम इस पर ऑफिशियली काम कर सकते हैं, उन्हें आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार देख लेना, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप गलती ना करो। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रहेगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। आगे हम बात करते हैं 24वां क्वेश्चन हमारा, संघवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का, संघवाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं को उजागर की। देखिए संघवाद क्या है, तो संघवाद एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता हमारे क्या होती है, विभिन्न स्तरों में बटी होती है। जैसे हमने ऊपर बात करी थी यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर क्या है, सत्ता बटी हुई है, तो ये क्या है, संघवाद है। इस सरकार को क्या कहते हैं, संघवाद। तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर किसी एक का शासन, प्रमुख विशेषता की बात करें तो किसी एक का प्रमुख शासन नहीं होगा, कोई भी राजशाही स्थापित नहीं कर सकता, है ना। सारे निर्णय की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, यानी निर्णय अच्छे ले सकते हैं हम लोग। आगे हम बात करें 25वें क्वेश्चन की, तो भारत में महिलाओं के अनेक प्रकार से भेदभाव और नुकसान, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। जीवन में उनके 2 पक्षों को उजागर कीजिए और असमानता कैसे देखी जाती है। तो भैया कई प्रकार से आज हम भारत में देखते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे हम बात करें किस मामले में, नौकरी के मामले में बात करें, है ना, और भी राजनीति के हिसाब से हम बात करें। आज के समाज की सोच है वो ये कि महिला घर के काम के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि महिला को बराबर, आज हम देख रहे हैं कि उत्पीड़न का बहुत ज़्यादा महिला सामना करती है हमारे देश में। आगे हम बात करें अगला 2 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लिखना 2 पॉइंट आप प्रॉपर्ली अगर लिख दोगे, एक तो नौकरी वाला लिख दोगे और एक राजनीति में लिख दोगे या निर्णय गुणवत्ता की बात कर लोगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगला बात करें 26वें क्वेश्चन की, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही सरकार से बेहतर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमनली आता है कि लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही सरकार से कैसे बेटर है। तो 5 चैप्टर से हमारा आया है ये। तो लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही सरकार से बेटर कैसे है, तो पहला जवाबदेही सरकार है, यानी हम अपने एमपी से, अपने प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई तानाशाही देश का व्यक्ति, किम जोंग उन, जो हमारा, हम नॉर्थ कोरिया की हम बात करते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया में कोई अपने प्रधानमंत्री से, अपने जो वहाँ का नेता उससे कुछ पूछ सकते हैं, तो नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है। बट भारत में हमारा जो सरकार है वो जवाबदेही सरकार है, यानी हमें जवाब देती है। दूसरा पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या होती है, यानी कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें हम भी शामिल होंगे। लाइक आपका लोकसभा की बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक होती है, तो सभी में हमारा निर्णय क्या होता है, जुड़ता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा वैध सरकार। वैध सरकार क्या होती है, कैसे सरकार की स्थापना जो किसके द्वारा की जाए, लोगों के द्वारा की जाए, लोगों के द्वारा सरकार की स्थापना की तो हमारी वैध सरकार कहलाती है। सिंपल वाली बात है। और हम पॉइंट बता दूं मैं आप लोगों को, समानता को बढ़ावा देती है। 3 तो हमने बात कर ली, 3 मुख्य रूप से आप लिख सकते हो। चौथा समानता को बढ़ावा देती है ना, समानता बढ़ाती लोगों में, निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार बहुत अच्छी सरकार है जो हमारे पर भारत के अंदर है, और हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पहला
राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। भाई एक राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? तो एक ऐसी पार्टी जो क्या करे, चुनाव लड़े और सत्ता जीतने की हासिल करने से उद्देश्य से क्या करे, चुनाव लड़े, तो हमारा क्या है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल मुख्य रूप से 3 पार्ट बना होता है। पहला हमारा क्या होता है, नेता, दूसरा सदस्य और तीसरा समर्थक। 3 मुख्य तत्वों से मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन होता है। तो अब बात करते हैं कार्यों की, क्योंकि मैं बता ना कि आपको भूमिका बनानी ही पड़ेगी आपके एग्जाम में। अगर आप बिना भूमिका बनाए, बिना तरीके से बताए, अब आप बता डायरेक्टली कार्य स्टार्ट कर दो तो नहीं मिलेंगे नंबर। प्रॉपरली आपको तरीके से, क्योंकि आप कैसे बेस्ट हो, आपको एग्जाम में 5 में से 5 क्यों दे आपके एग्जाम में, तो ये वाली बात होगी। तो आप भूमिका बनाओगे, फिर आप बताओगे कार्य। पहला काम क्या होता है, तो चुनाव लड़ना, सत्ता हासिल करना। और क्या होगा, विपक्षी, अगर आप हार गए तो विपक्षी भूमिका निभाना, कार्यक्रम प्रस्तुत करना, है ना। बहुत सारे काम हमारे राजनीतिक दल के हो सकते हैं। हमारे राजनीतिक दल मुख्य रूप से हमारे लिए काम करता है, कल्याणकारी योजना हमारे लिए लेकर आता है। अगर सत्ता में जीत गया तो सत्ता के रूप में काम करता है, पक्षी रूप में काम करता है। हार गया तो विपक्ष की भूमिका निभाता है, क्योंकि विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए सबसे मेन हमारा विपक्ष है। अगर विपक्ष मजबूत है तो हमारी लोकतंत्र की स्थापना बहुत अच्छी तरह हो सकती है। अगर विपक्ष कमजोर है ना, तो कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। जैसे आज हम देखते हैं, आज हमारा विपक्ष बहुत कमजोर देखने को मिलता है ना। फिर लोग कहते हैं कि तानाशाही स्थापित हो, नहीं, तानाशाही नहीं है, विपक्ष हमारा मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी हम लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। विपक्ष अगर सही मुद्दे उठाएगा तभी लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियां। भाई बहुत सारी चुनौतियां हमारे राजनीतिक दल के समक्ष आती है। जैसे हम बात करें परिवारवाद की चुनौती, कि लोग क्या है, अपने परिवारवाद को टिकट दे रहे हैं, है ना, वंशवाद की, और आपके वो आंतरिक लोकतंत्र में हमारा अभाव देखने को मिलता है ना। और बहुत सारी समस्याएं हमारे राजनीतिक दलों के सामने आती है, जब वो इलेक्शन, चुनाव आयोग के सामने भी आती है और राजनीतिक दलों के सामने भी प्रॉपर्ली आती है। इसके प्रॉपर्ली जो आंसर है मैं आपको भेज दूंगा बाय PDF। इसके प्रॉपर्ली मैंने सब पॉइंट बना रखे हैं, प्रॉपर एक आंसर वे में बना रखे हैं सब पॉइंट्स। तो अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया तरीका कि आप मुझे भेज सकते हो आंसर्स, मतलब मैसेज। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन आता है पैसेज का। ये भाषा के ऊपर प्रॉपर्ली, भारतीय विविधता की भाषा की कितनी विविधताएं। तो हमारे यहाँ बताया कि भारत में कितनी भाषा हैं, इनका हमारे यहाँ कैसे कैसे निर्भर करता है, भाषा गिनती कैसे कैसे, तो सारी बातें। तो हमारे यहाँ पर 2011 में जनगणना की गई थी, जिसमें 121 भाषा को प्रमुख रूप से हमारे पास देखा गया। फिर उसके बाद हमने 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के डाला। तो देखते हैं, तो 2011 की जनगणना में कितनी भाषाओं का मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो हमारे यहाँ पर 1300 ज़्यादा भाषा थी जिनको बोला गया कि मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। जनगणना रिपोर्ट में भाषाओं को कैसे समूह में रखा गया। जनगणना रिपोर्ट में भाषाओं को कैसे समूह में किया गया, कि तो अलग अलग, जैसे जो भाषा सिमिलर थी उन भाषाओं को एक समूह में करके हमने 121 भाषाओं का समूह बना दिया। भारतीय भाषाओं का भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल होना भाषीय विविधताओं किस प्रकार योगदान देता है। तो सिंपल सी बात है भैया, इतनी सारी भाषाओं को हम अधिकार नहीं दे सकते थे, तो हमने क्या किया, अब 121 भाषाओं को कम किया और 22 भाषाओं को हमने क्या, जो बिल्कुल कॉमन भाषा है, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई आपकी, है ना। और याद रखना अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में नहीं है, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, मलयालम हो गई, असमिया हो गई, है ना। तो ये सारी भाषा हमारी 22 भाषाओं में शामिल है जो हमारी 8वीं अनुसूची में है। तो हमने क्या किया, बहुत बड़ा योगदान हमारा इसके अंदर था। और क्योंकि भारत क्या एक विविधताओं से भरा देश है, जो बहुत बड़ा विविधताओं से, यानी जहाँ अलग अलग भाषा बोल रहे हैं लोग। आप अलग क्षेत्र में जाओगे तो आप देखोगे कि लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो ये भी समस्या भारत में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सिविक्स भी खत्म होता है। हमारा लास्ट सेक्शन आ चुका है, क्या, इकोनॉमिक्स, खंड घ, 20 नंबर का हमारा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा 29वां क्वेश्चन। या एक चीज़ मुझे याद रखना, मैंने काफ़ी कॉमन देखा बच्चों के अंदर गलती करते हैं बच्चे, कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एक लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक बच्चे ने गलती करी थी, मैं पेपर चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने उसको पूरा शीट ही डिस्क्वालीफाई कर दी। फिर आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ मेंशन है वही आपको अपने आंसर शीट में लिखना है, ठीक है, याद रखना। तो मुख्य रूप से हम बात करें, निम्न में कौन सा बैंक का आय का मुख्य स्रोत है। तो देखिए, बैंक का जो मुख्य स्रोत रहता है वो क्या रहता है हमारा, कि बैंक लोन देता है और
कर्जदार से ऋण ब्याज के रूप में धन प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। सिंपल सी बात है। आगे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी निम्नलिखित किस आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हमारा यूएनडीपी हमारा क्या करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या क्या उसके आधार है, ताकि हम देख सकें कि देश कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। भैया भारत कौन से नंबर पर आता है, तो 131वें नंबर पर भारत आता है यूएनडीपी के मामले में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और बच्चे काफ़ी गलत करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 31 क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि मोहल्ले में 4 परिवार हैं। इन चारों परिवार की सप्ताह की आय 2000, 5000, 3000, 6000 है। तो मोहल्ले की औसत आय, देखिए औसत आय निकालने के लिए, एवरेज इनकम निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत आय का फॉर्मूला क्या होता है। तो औसत आय फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या। तो कुल आय कितनी हो गई हमारी, तो कुल आय हो गई हमारी 16,000। और हमारी फैमिली कितनी है, जनसंख्या तो 4, तो कितना हो गया हमारा 4000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए नंबर हो सकता है बहुत बड़े बड़ी आ जाए, तो डरने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। और बहुत छोटे भी आए थे कई बार, इतने ऐसे जैसे ये है। तो आगे हमारा 32 वो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI बॉडी मास इंडेक्स का मूल्यांकन का सही विकल्प का चयन कीजिए। किस चीज पे, तो देखते हैं। तो इसका हमारा डी यानी अल्प पोषित आंकलन हमारे यहाँ पे करता है। अल्प पोषित का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप 25 से अधिक हो तो आप अधिक वजन वाले हो। क्या हो, अधिक वजन वाले हो। और अगर आप 17.5 से नीचे हो तो आप अल्प पोषित हो। क्या हो, अल्प पोषित। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और BMI मैंने अपनी क्लासेस में निकलवा के भी देखा बच्चों का, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग SST को पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए रटने के लिए, नहीं। SST को आप पढ़ो थ्योरी की तरह, यानी आप ऐसा पढ़ो कि आप उस चीज को अपने जीवन में अपना सको। तो अगर आप BMI पढ़ रहे हो तो BMI को अपने जीवन में अपना सको, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। इसका पूरा फॉर्मूला है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, तो उसमें आप चेक भी कर सकते हो। अभी आप इतना ध्यान रखना कि अगर 17.5 होगा तो आप अल्प हो। तो इसमें क्या है, अल्प पोषित आंकलन करने के लिए कि व्यक्ति अल्प पोषित तो नहीं है, इसलिए इसका आंकलन किया जाता है। आगे आता है हमारा 33वां क्वेश्चन। इसमें आपको सही जोड़े का मिलान करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र खनन, तो देखते ही समझ आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से 2 चीजें मिलती है, तो खनन और एक कृषि। तो खनन हमारा आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर आपको आंसर दिख जाए तो ये नहीं आगे वाले नहीं पढ़ते, एक बार आगे वाले पढ़ लो, क्या पता आपने गलत पढ़ा हो। तो देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र फूलों की खेती, नहीं, ये हमारा क्या है, विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्रिया करता है। तृतीय क्षेत्र मत्स्य, तो नहीं, गलत बात बिल्कुल, क्योंकि तृतीय क्षेत्र क्या करता है, सेवाएं देता है। तो क्या सेवा दी जा रही, नहीं दी जा रही। द्वितीय क्षेत्र मधुमक्खी पालन, तो ये भी गलत है। तो इसका हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे आप बताए 34 क्वेश्चन में। हम 34 क्वेश्चन में हमारा है, सरकार द्वारा व्यापार वाणिज्यिक अवरोधों अर्थात प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया का नाम है। देखिए इसका कंसेप्ट समझ लो कि 1991 में हमारी भारत सरकार द्वारा LPG को लाया गया। किसको लाया गया, LPG को लाया गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी कि उदारीकरण के अंदर हमने क्या करा, हमने सारे प्रतिबंधों को, अवरोधों को और प्रतिबंधों को हटा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण। तो इसका आंसर तो सिंपल से उदारीकरण हो गया। आगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के अंदर में क्या करा, तो जो भी सारी हमारी सरकारी कंपनी थी उसको प्राइवेट कर दिया। क्यों, क्योंकि सब प्राइवेट कर देंगे तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन से हमारे लाभ बढ़ेगा। देखो जैसे हम बात करें ट्रेन और मेट्रो की, तो ट्रेन क्या है, गवर्नमेंट है, और मेट्रो क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट से हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। वहीं ट्रेन की हम बात करें, ट्रेन की टिकट होगी 10 रुपये की, तो वहीं मेट्रो कितनी की, 30 रुपये की होगी, बट आपको उतनी फैसिलिटी मिल रही है। तो सिंपल सी बात है। वैश्वीकरण क्या होता है,
तो एक देश से दूसरे देश व्यक्ति, वस्तु, है ना, किसी भी चीज का पूंजी का प्रवाह विचार वैश्वीकरण कहलाता है। कि भैया किसी भी चीज का विचार का, पूंजी का, व्यक्ति का प्रभाव हो रहा है एक देश से दूसरे देश, तो हमारा क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा क्या? उदारीकरण। आगे हम बात करते हैं 35वां क्वेश्चन हमारा आता है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। हर एक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। एक अमीर के लिए विकास अलग है, गरीब के लिए विकास अलग है, किसान के लिए विकास अलग है, व्यापारी के लिए विकास अलग है। चाहे वो देश के मामले में बात करो, चाहे वो व्यक्तिगत मामले में बात करो। जैसे हम बात करें, एक देश के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? उस देश में ज्यादा बांध निर्माण किए जाए, जल नियंत्रण किया जाए। बट वहीं वो एक गांव वाले व्यक्ति जो किसान वहां रहता है, उसके लिए विकास का लक्ष्य नहीं है। सबका विकास अलग अलग हो सकता है, जहां तक कि किसी का विकास किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे एक जगह हम बांध बना रहे हैं, तो उस बांध की वजह से लोगों को वहां से पलायन यानी ट्रांसफर भी होना पड़ सकता है, यानी अपने आप को माइग्रेट करना पड़ सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए विकास की धारणा क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में तीर्थ क्षेत्र के बढ़ते महत्व की व्याख्या कीजिए। कि भारत में धीरे धीरे क्या हो रहा है? तीर्थ क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के बाद भारत में हमारे 75% लोग कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर थे। बट धीरे धीरे निर्भरता कम हुई और ये कहाँ बढ़ी? द्वितीय क्षेत्र की ओर बढ़ी। और आज ये बढ़ के कहाँ आ चुकी है? तृतीय क्षेत्र की ओर आ चुकी है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें हमें क्या मिलती है? सेवाएं मिलती है ना। इसका अगर हम बात करें एक आंकड़े की, 1970 से 71 और 2013-14 की बात करें, तो तृतीय क्षेत्र का महत्व इस समय बहुत बड़ा है। आज एक किसान ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा किसान बनेगा, एक किसान ये भी कहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर लोग सेवाएं देते हैं, नॉ कंफर्टेबली, एक अच्छी आय है, कंफर्टेबल जीवन है ना, आराम से जीवन। से मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से, क्या दिक्कत है? बट एक किसान है जो मेहनत करता है, एक मजदूर है जो द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, एक मेहनत है। तो हमेशा लोग चाहते हैं कि तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। बट ये क्षेत्र सीमित क्षेत्र भी है। क्यों? क्योंकि टीचर कितने चाहिए होंगे? लिमिटेड टीचर्स। कितने लोग डॉक्टर चाहिए होंगे? लिमिटेड डॉक्टर्स। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है कि सीमित बहुत ज़्यादा हो चुका हमारे यहाँ पर। पहले लोगों को ज़्यादा नहीं था, पहले लोगों को जबरदस्ती नौकरी भेजा था, नौकरी करो नौकरी करो। बट आज लोग क्या है? आज लोग नौकरी लगना चाहते हैं और नौकरी की कमी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ चुकी देश की, पहले जनसंख्या भी कम थी। आगे हम बात करते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर्ली आंसर मैं आपको दे दूंगा। आगे हम बात करते हैं, 37 क्वेश्चन हमारा आ गया, वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने वाले किसी 3 कारणों को उजागर कीजिए। तो वैश्वीकरण की हमने बात कर ली, किसी देश से एक देश से दूसरे देश व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी के प्रभाव को वैश्वीकरण कहते हैं। योगदान देने वाले भैया हमारे 3 मुख्य, तो पहला हम बात करें क्या? तो पहला हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की। दूसरी हम बात करेंगे इसकी इंटरनेट की, और तीसरी हम बात करेंगे इसकी सूचना प्रौद्योगिकी की। हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेट ने, है ना, एआई वगैरह जो आज आ चुके हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए। इंटरनेट ने, आज सबके पास इंटरनेट है, तो उस माध्यम से क्या सभी लोग आपस में कनेक्टेड है और सभी लोग आपस में मिलकर काम कर पा रहे हैं। तो वैश्वीकरण हमारा संभव जब पाया है जब हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी, लोग आपस में जुड़ पाए, इंटरनेट हमारे यहाँ पर आया है ना। और हमारे यहाँ पर क्या है? लोगों कनेक्शन आपस में बढ़ चुके, जनसंचार माध्यम का हमारा विकास हुआ है। जब जाके हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, हम कह सकते हैं कि हमारा वैश्वीकरण संभव हो पाया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 38 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य स्पष्ट कीजिए। तो पहले बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में की गई ताकि भारत में मुद्रण सिस्टम यानी जो मनी मॉनेटरी पॉलिसी है भारत में संभाली जा सके। जो हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंकों का बैंक है। क्या बोला मैंने? बैंकों का बैंक। ये हमारा इतना सुपीरियर बैंक है कि भाई सबसे ऊपर, कहते हैं ना आरबीआई कहता है सावधान रहे सतर्क रहे, आरबीआई सारे काम करता है। तो कार्य की बात करते हैं, पहला नोट जारी करना। नोट जारी करने का सारा काम हमारा किसका होता है? आरबीआई। 2 से लेकर और 2000, वैसे 2000 के नोट अब बंद हो चुके हैं, बट फिर भी 2000 तक के नोट जो जारी करता है आरबीआई करता है। सारे ऋण की शर्तें निर्धारित करना, बैंकों पर निगरानी रखना, हर एक प्रकार का जो भी मुद्रा जुड़ा हुआ काम होगा, बैंक सही ढंग से काम कर रहे हैं,
बैंकों पर निगरानी, है ना, ब्याज दरें तय करना, नोट जारी करना। मुख्य रूप से हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे मुद्रण सिस्टम में। यही देखता है कि भाई कोई प्राइवेट बैंक ऐसे धांधलेबाजी तो नहीं कर रहा लोगों के साथ, तो सारा काम। और अगर कभी कोई आपके साथ कोई गलत काम करे बैंक, तो आप रिजर्व बैंक इंडिया का, अगर आपका कोई धांधली करे तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या रखने वाली बात है ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका भी प्रॉपर 5 पॉइंट आप इसमें लिख दोगे, है ना, सब पॉइंट्स लिख दोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उन आर्थिक गतिविधियों की व्याख्या कीजिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। तो हमारी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी, तो भैया क्या, पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, और क्या है, सुरक्षा, है ना, ये बेसिक है। और आपका क्या हो सकता है, आवास। आवास का मतलब ये नहीं कि घर प्रोवाइड कराए, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको करा सकता है। और पांचवा खाद्य, कुछ भी, है ना, कि भाई शिक्षा प्राथमिक हमारी है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, आवास है, खाद्य है, तो सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जैसे सरकार, आवास का मतलब कई बच्चे गलत निकालेंगे, बट आवास का मतलब ये है कि सरकार की प्राथमिक, सरकार क्या कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को क्या देती है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको फ्लैट देती है। दिल्ली में डीडीए हमारा काम करता है इस चीज़ के लिए, है ना। तो प्राथमिक सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते के इस काम को करती है, तो ध्यान रखना। तो बाकी इसकी प्रॉपर आंसर की पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब कई बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर अब कैसे हम इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, कैसे हम इसके आंसर की पीडीएफ, आप बहुत अच्छे करो, आंसर दे दूँ, कैसे दे दें। तो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है द पॉलिटिकल गुरु, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चाहे आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको आंसर चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे क्या करो, मैसेज करो। अगर आपको कुछ पूछना भी है किसी भी चीज़ से लेकर के, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो 7 मार्च तक, क्योंकि 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम है, तो 7 मार्च तक मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या है मेरे एसएसटी के अंदर, तो आप मेरे से डायरेक्टली आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये था आपका गेस्ट पेपर 1, अभी गेस्ट पेपर 2, 3, 4, 5 भी रह रहे हैं। तो देखते हैं कि आप इस वीडियो पे कितना सपोर्ट करते हो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, है ना, और सभी अपने स्कूल ग्रुप वगैरह सभी में शेयर करें। देखेंगे कि आप कितना सपोर्ट करते हो। जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी गेस्ट पेपर 2, 3, 4, 5 हम डालेंगे। और लास्ट ईयर भी हिरा कि 70 से 75% पेपर, 75 से, बल्कि 75 से 80 मान लो कि आपका जो पेपर था वो एग्जाम में ऐसा आया जो इस पेपर में डायरेक्टली उठ के आया था। यानी कि अब तो मैंने दोबारा मॉडरेट किया उस चीज़ को, बट लास्ट ईयर जब मैं बताऊं पेपर आपको, तो 75 से 80% पेपर ऐसा डायरेक्टली आ गया। बाकी 20% जो पेपर था आपका, वो भी बिल्कुल ऐसा था कि जो बातें हमने की थी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया। जैसे मैंने कई क्वेश्चन है जिन्होंने मैंने कई चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्कस की है, तो उसमें से भी क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आपने पेपर 5 कर लिए हैं, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बल्कि अगर आपने अच्छी तरह तैयारी कर रखी है, उसके अलावा पेपर कर रहे हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके 95-90 मार्क्स आएंगे, है ना। और एक चिंता वाली बात नहीं कि मैं आपके साथ हूँ, 7 मार्च तक हम करेंगे इन चीज़ों को कंप्लीट। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप, मेरी जिम्मेदारी अब आपके साथ है। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तक हम लोग साथ में लग के मेहनत करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग पेपर लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप लोगों की चीज़ें हो सके। ये था आपका गेस्ट पेपर 1। अभी मैंने बताया कि आपको कल 2, 3, 4 डे बाय डे, एक दिन में आप क्या करो, आप इसकी पीडीएफ मेरे से ले लो। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए उसका क्या करो, प्रिंट आउट निकलवा के, और घर पे बैठ के, अब आपने सुन ली पूरी वीडियो, अब घर पे बैठ के क्या करो, उस चीज़ को बैठ के सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कि भैया आंसर लिखने का आपका तरीका बन पा रहा है। एक आंसर राइटिंग की और एक मैप की वीडियो में डाल दूँ आप लोगों के लिए। बस सपोर्ट की नीड है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना आप कमेंट में बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। रियल पॉइंट ऑफ व्यू अपने दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या की चीज़ें क्या अच्छा लगा। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और बाय बाय।